हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स। तो फर्स्ट चैप्टर मैं रेशनल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर दी। चलिए डेफिनेशन बाद में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं रेशनल नंबर है क्या। ठीक है, तो समझिए बात को कि रेशनल नंबर है क्या। कोई भी नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में हो, लेकिन ए भी इंटीजर होना चाहिए और बी भी इंटीजर होना चाहिए। बट बी इंटीजर तो हो बट जीरो नहीं होना चाहिए। समझिए बात को कि कोई भी संख्या जो a बाई बी के फॉर्म में हो, ए भी वहां इंटीजर है, बी भी हमारा इंटीजर है, लेकिन बी जीरो नहीं हो सकता है। बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ए हो सकता है बट बी जीरो नहीं हो सकता है। अगर हमारा बी जीरो आ जाता है वो हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो चलिए डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि एनी नंबर in the form of a by b where a and b both are integer but b should not equal to, क्या आप लिख सकते हैं इसको, b should नॉट इक्वल टू जीरो। आई होप आप लोग रेशनल नंबर समझ गए। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर बहुत इजी, एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है कि हमारा ए बाई बी के फॉर्म में हो कोई भी संख्या जो ए बाई बी के फॉर्म में हो, जहां ए इंटीजर है, हमारा बी इंटीजर है, लेकिन बी हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल हमारा 7/8 है। ये हमारा क्या है? देखो आप 7 इंटीजर है, 8 हमारा इंटीजर है, और हमारा ये जो 8 जो b के प्लेस पे है वो हमारा जीरो भी नहीं है। तो इसलिए ये 7/8 जो हमारा होगा कि वो क्या कहलाएगा? वो रेशनल नंबर है। देखिए मैं एक और बात बता देता हूं कि इंटीजर क्या है। इंटीजर वो नंबर है, कोई भी संख्या जो हमारा काउंटिंग में आएगा। मतलब इधर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह हम इंफिनिटी तक पहुंच सकते हैं। ये दूसरा जो संख्या भी हमारा काउंटिंग है उसका नेगेटिव नंबर, मतलब ये -1 है तो -1 भी होगा, अगर 1 है तो -1 भी होगा, 2 है -2 भी, -3 -4, इस तरह से माइनस इंटीजर तक ये नंबर, और माइनस और प्लस के बीच का नंबर क्या है हमारा? जीरो। ये सारा नंबर हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर। जो इंटीजर का फॉर्म मतलब होता है वो पूरी तरह से जो नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 0.5 नहीं। आप समझ रहे हैं बात? 1 2 3 4 5 6 7, या फिर अगर कोई बोल दे हमसे कि 7/8, ये रेशनल नंबर है। 7 इंटीजर है हमारा, 8 इंटीजर है, लेकिन ये 7/8 इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से नंबर नहीं है। 7/8 है तो 0 और 1 के बीच है ये संख्या। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इंटीजर क्या कहलाएगा? कोई भी जो भी काउंटिंग नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 6, उसका नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5, और उसके साथ क्या है हमारा? ये जीरो। तो हमारा इंटीजर यही होता है, काउंटिंग नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। तो हमारा ये रेशनल नंबर, इतना हम समझे। चलिए, तो रेशनल नंबर हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसके जो दो पार्ट्स हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखिए देख लेते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है। नेगेटिव रेशनल नंबर, चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है। पॉजिटिव रेशनल नंबर वो नंबर है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन जो है ना सेम होना चाहिए। आप समझो बात को, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। ऐसा रेशनल नंबर, ऑफ कोर्स रेशनल नंबर है तो हमारा क्या है? a बाई बी के फॉर्म में है।
लेकिन ए और बी दोनों का साइन सेम होना चाहिए। साइन इन द सेंस क्या है कि अगर मान लो ये हमारा पॉजिटिव नंबर है तो हमारा बी भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मान लो हमारा ए नेगेटिव नंबर है तो बी भी हमारा नेगेटिव ही होगा। तो आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब क्या है कि वो होगा तो ए बाई बी के फॉर्म में ही, बट हमारा ए अगर पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होगा, और बी अगर ए नेगेटिव है तो हमारा बी का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों ही अगर नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जानते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास 3/4 नंबर है, ये तो 3/4 है तो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। लेकिन मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि आपको -3/4 है, ये -3/-4 है, तो -3/-4 है ये, तो नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझो बात, नेगेटिव नेगेटिव तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 3/4 ही तो बचा। तो ये भी हमारा पॉजिटिव फॉर्म में ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एनी रैशनल नंबर in the form of a by b where a and b both have same sign। सेम साइन मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव, या एक नेगेटिव है तो दोनों ही नेगेटिव। तो हमारा ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखिए नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर में वो नंबर आता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो होता है वो हमारा क्या है, अपोजिट साइन होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट साइन होता है। जैसे मैं आपको लिख दूं -3/4, ये -3/4 है तो देखिए ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, तो इसका फाइनल वैल्यू भी हमारा -3/4 ही होगा। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 3/-4, तो चलो 3/-4 बहुत, 3/4 के टर्म में बहुत लिया। 5/-8 है हमारे पास कोई नंबर, तो इसको क्या करेंगे, देखो हमेशा याद रखो कि नेगेटिव साइन को हम कोशिश करते हैं कि हमारा न्यूमरेटर ही अपने पास रखे। तो नेगेटिव साइन है हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, आगे हम प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम इक्वल नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए 5/8 है ये नंबर, 5/8 है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, -1 से, सेम नंबर से। क्योंकि हमको साइन बदलना भी है इसलिए हम ऐसे नंबर लिए हैं जो हमारा साइन बदल दे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -5, 5 -1 -5, और -8 × -1 = 8। नेगेटिव नेगेटिव हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव फॉर्म में ही। मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन हमेशा जो ऑपोजिट रखे वो हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। तो चलिए इसको मैं लिख दे रहा हूं कि एनी रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, चूंकि ये रेशनल नंबर है तो ए बाई बी के फॉर्म में तो होगा ही, वेयर, क्योंकि ये नेगेटिव है तो साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। साइन ऑफ ए एंड बी शुड बी अपोजिट। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। तो हमारा ये हुआ हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर और ये हुआ हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है, जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन हमेशा क्या हो, इक्वल हो। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन हमेशा क्या हो, अपोजिट हो। तो वो नंबर क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। जिसका साइन सेम हो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज हमारा, हम अभी 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला हमारा प्रॉपर्टीज क्या है कि देखो समझो बात को, कि पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर जो हमारा रैशनल नंबर है, मतलब a बाई बी के फॉर्म में होगा। अब a बाई बी फॉर्म, a बाई बी मतलब क्या है, हमारा a क्या है, a बाई बी है अगर कोई नंबर, तो a हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, और ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो देखो कि किसी भी रैशनल नंबर को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम इक्वल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका नंबर जो फाइनल वैल्यू होना है वो हमारा चेंज नहीं होगा। आप समझो बात को कि अगर हमारा, एज फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, पहले एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई नंबर है 7/8, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो इसमें कोई वैल्यू चेंज आएगा। अगर आप ये ऐसे अलग अलग करके देखो तो ये क्या होना है, 2 कट जाएगा और हमारे पास ये 1 आ जाएगा और 7/8 ही वैल्यू रहेगा, तो फाइनल वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आएगा। हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिख भी दे, अगर 14/18 अगर हम लिख भी दे, तो इसके फाइनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। मतलब हमारा यही 14/18 है, ये सॉरी 14/16 जो है ये नंबर, यही 14/16 भी क्या है हमारा 7/8। अगर दो से किसी भी संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई कर भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे के प्रॉपर्टी, जो दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम इक्वल नंबर से डिवाइड करते हैं तो फाइनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और मैं अभी आपको बताया हूं, देखो यहां हम लोग क्या किए हैं, दोनों में गुना कर दिए, दोनों में गुना किए तो हमारे पास 14/16 वैल्यू आ गया, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो 7/8 = 14/16 तो कर दिए, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दे ऊपर भी और 2 से डिवाइड कर दे नीचे भी, तो कोई चेंजेज आएगा नहीं आएगा। 2 से यहां से डिवाइड करेंगे तो 7, 16 को 2 से डिवाइड किए तो 8, तो 7/8 ही वैल्यू आया। तो देखो यही से हम लोग देख रहे हैं, इसी सेम एग्जांपल से देख रहे हैं कि हमारा दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को, यहां देखो 7/8 हमारा एक रैशनल नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए उसके न्यूमरेटर को भी और 2 से मल्टीप्लाई किए उसके डिनोमिनेटर को भी, तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया तो हमारे पास 14/16 आया, जिसको हम वो क्या बोले कि फाइनल रिजल्ट हमारा कोई चेंज नहीं होगा। मतलब 14/16 ही हमारा क्या है, 7/8 है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसी तरह हम यहां भी तो देख रहे हैं कि अगर हम 2 से इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दे तो फाइनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हमारा इस तरह से 2 प्रॉपर्टी बन के निकलता है। वो क्या है कि समझो कि इफ वी मल्टीप्लाई to the numerator and denominator with the same number, then value will remain same या अनचेंज्ड। अनचेंज्ड मतलब जो बदला ना हो, मतलब बराबर। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि इफ यू मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर, अगर हम किसी भी संख्या के, यहां लिख लो, इफ वी मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ any rational number with the same number, then final value will remain same या remain unchanged। तो इसका मतलब आप समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर के साथ
अगर हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका फाइनल वैल्यू सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो उसी तरह हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इफ वी डिवाइड बाय द सेम नंबर to the numerator and denominator of any rational number, final value will remain same। सेम चीज मैं यहां भी बोल रहा हूं कि इफ वी डिवाइड बाय द सेम नंबर, अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एनी रैशनल नंबर, तो फाइनल वैल्यू विल बी सेम और अनचेंज्ड, मतलब फाइनल वैल्यू बदलेगा नहीं। तो ये दो प्रॉपर्टी है जिसको हम एक ही एग्जांपल से समझ बैठे हैं। मतलब 7/8 हमारे पास, अगर इस एक एग्जांपल में और ले रहा हूं, ठीक है, आप सुनो, हमारे पास है 4/5। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर रहे हैं, 3 से नीचे भी कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है, 12/15। देखो 12/15 आ रहा है। तो अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए दोनों ही जगह तो 12/15 आया, और सेम नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों जगह तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो यही चीज है कि अगर हम किसी भी, मतलब है कि 4/5 इंटू 3/3, मतलब अगर यहां देखें तो क्या है, 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 आ गया, फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है, 4/5 ही है। इसी तरह यहां भी अगर देखें तो 3 से हम काट सकते हैं, 3 4 जा 4, 3 5 जा 5, तो हमारे पास 4/5 वैल्यू आ जाता है। तो यहां हमारे पास फाइनल वैल्यू जो है वो हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारा दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए हैं, थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, दो रेशनल नंबर है जो कि आपस में इक्वल है, ठीक है, और दोनों ही किस फॉर्म में है, एक हमारा a/b के फॉर्म में है, तो दूसरा a/b के फॉर्म में है, तो दूसरा c/d है हमारा। a/b के फॉर्म में है, मतलब हमारे पास कोई एक नंबर है a b और हमारा रेशनल नंबर क्या बन रहा है, वो a/b। हमारे पास तीसरा नंबर है c और चौथा नंबर है d, और फिर हमारे पास जो रेशनल नंबर बन रहा है c/d। लेकिन ये दोनों क्या है, हमारा इक्वल है। ठीक है, ये दोनों ही रेशनल नंबर हमारा इक्वल है। तो यहां से ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है तीसरा, कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, मतलब पहले वाले के न्यूमरेटर को दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे, और फिर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर को पहले वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मतलब कि a/b का a न्यूमरेटर ले ले और c/d का डिनोमिनेटर d, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा b, मतलब a/b के डिनोमिनेटर और c/d के न्यूमरेटर से। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है और लास्ट प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का। समझिए, अगर हमारे पास कोई नंबर है 7/8, तो 7/8 है, तो दूसरा नंबर हमें वो लेना होगा जो 7/8 के बराबर हो। ठीक है, तो सेम नंबर से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आता है, बराबर आता है, या फिर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी, तो हम सेम नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो हमारे पास 21 है और नीचे 24, 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो यहां से जो वैल्यू आएगा हमारा 24 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 21 इंटू 8। आप चेक कर लो, यहां से देखो 24 इंटू 7 क्या हो रहा है, 20 इंटू 7 इज इक्वल टू 140, और तो प्लस 28 168, यहाँ क्या आ रहा है 20 इंटू 8 160 प्लस 8 168। देखो ये दोनों वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। तो यही है प्रॉपर्टी तीसरा, कि अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर का को जब देखते हैं और वो दोनों रेशनल नंबर अगर हमारा बराबर होता है, तो
तो उसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी आएगा। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आगे बताता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। चलो, तो अब देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। देखिए, हमारे पास कोई भी एक नंबर है a बाई बी, जिसमें क्या है, b हमारा जीरो नहीं है, b हमारा जीरो नहीं है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां हमारा b हमारा जीरो नहीं है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास आ गया a बाई बी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो है कि a और b जब इस दोनों के बीच जो कॉमन डिविजर होता है ना, वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो। दूसरा 1 के अलावा मतलब कि एक देखो कोई भी नंबर है तो 1 से तो डिवाइड हो ही जाता है वो ना। अब समझो बात को कि अगर मान लो कि a बाई 1 हम करते हैं तो ये डिविजिबल तो है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट भी हमारा वो यही दे रहा है। b बाई 1 अगर हम कर रहे हैं तो ये डिविजिबल तो है, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमारा क्या दे रहा है, b ही दे रहा है। तो इसीलिए हम इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हमारा कॉमन डिविजर अगर 1 आ जा रहा है तो उस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर जो कॉमन डिविजर होगा, कॉमन डिविजर मतलब जो a को भी काटता हो और b को भी काटता होगा, मतलब जो a को भी भाग दे दे पूरी तरह से और b को भी भाग दे दे पूरी तरह से, तो वो नंबर के जब तक अगर मान लो कोई दूसरा नंबर है ऐसा जो दोनों को भाग देता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करो, आप जिस नंबर से हो रहा है उस नंबर से आप दोनों को भाग दो और उसको काटो। ठीक है, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिख दे रहा हूं कि क्या होता है, और बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर will be said when जब common divisor of a and b should be only मतलब क्या होता है, only मतलब केवल, only one मतलब केवल एक होना चाहिए। 1 मतलब ये मत समझना कि कोई भी एक, और कोई एक समझ भी लोगे अगर कोई एक ही कॉमन डिविजर हो तो कोई एक ही होगा ना, ये एक ही होगा और दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारा एंड बी शुड नॉट बी इन नेगेटिव। बी हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो सेम नंबर से, जैसे मैं पहले बताया था, मल्टीप्लाई करो नेगेटिव से ही, और क्या करो, नेगेटिव को न्यूमरेटर के पास भेज दो, ए के पास भेज दो। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब देखो, ये तो मैं बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। अब मैं देख रहा हूं कुछ नंबर्स को देख रहा हूं कि उसमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। देखो, एज फॉर एग्जाम्पल मैं 3/4 ले रहा हूं। ठीक है, 3/4 ले रहा हूं तो देखते हैं हम इस दोनों का डिविजर क्या है। 3 का डिविजर क्या है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से तो होगा ही, खुद से तो सब डिवाइड होता है, एक और खुद से सब डिवाइड होता है, पता होना चाहिए ना। देखो, ये हमारा 1 से डिवाइड तो होगा ही, 1 से सब होता है, 4 और किससे होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा और 4 से होगा। तो देखो, इसका कॉमन डिविजर क्या है, जो दोनों ही संख्या को काट दे। 1 है तो 1 है, तो फिर सिर्फ एक ही है, तो यही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मान लो दूसरा एग्जांपल मैं खुद फिर से ले रहा हूं कि
मान लो 14/24 है, 12/24, तो 14/24 है, ठीक है। तो देखो 14 का डिविजर क्या क्या है, देखो 1 है, बिल्कुल है, 2 है, बिल्कुल है, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 भी नहीं, 7 हाँ, और 7 के आगे क्या होगा, एक और डिविजर है इसका 14। नीचे देखो 24 में क्या है, 1 है हमारा, 2 भी है, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर दे रहा है 24 को, 5 नहीं कर रहा है, 6 कर रहा है, 7 नहीं कर रहा है, फिर 8 कर रहा है, 9 भी नहीं कर रहा है, 10 भी नहीं कर रहा है, 11 भी नहीं कर रहा है, 12 कर रहा है, और उसके डायरेक्ट 24 कर रहा है। तो देखो इतना सारा नंबर है जो 24 को डिवाइड कर रहा है, और इतना सारा नंबर है जो 14 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है कि इसमें से कॉमन डिविजर कौन है, कॉमन मतलब कि जो दोनों को ही काट दे। तो एक है, तो इसको तो हम उतना वैल्यू कर नहीं रहे हैं, एक है तो रहने दो। दूसरा कौन सा है, 2 है, वो 2 है, एक है जो कि दोनों को ही बराबर भाग में बांट दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7, और ये क्या आ जा रहा है 12। तो अब 7/12 जो होगा ये, तो देखो इसका डिविजर देखो और इसका डिविजर देखो, 1 2 3 4 और 12। तो इसका डिविजर ये हो गया, 6 भी है और 12 है। तो इसमें क्या है कॉमन, सिर्फ और सिर्फ एक है, और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 7/12 क्या हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मतलब 14/24 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ हमारा, 7/12 है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं, और अगर नहीं समझ रहे हो तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में बोलना। आप अगर आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं कोशिश करूंगा स्पेशली उस चीज के लिए मैं कुछ वीडियो टाइप बना के आपको डाल दूं, ठीक है। एक ये हो गया, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई नंबर है जो कि 10/15 है, 10/15 है। तो इसको देख लेते हैं कि इसका कॉमन डिविजर क्या है। कॉमन डिविजर में के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग डिविजर देख लेते हैं। देखो हर क्वेश्चन के लिए आपको डिविजर इतना झांकने की जरूरत नहीं है, खुद ही पता चल जाना चाहिए। 10 है, 15 है तो 5 है यार, 5 से 5 2, 5 3 करो। वैसे मैं आपको चूंकि समझा रहा हूं तो आप समझो कि एक के अलावा क्या है, 2 से भी कट रहा है, और ये 5 से भी कट रहा है, उसके बाद 10 से ही कटेगा। यहां देखो 1 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा 15, लेकिन 3 से कट जाएगा, फिर 5 से भी कटेगा, और फिर 15 से कटेगा। तो एक है हमारा कॉमन डिविजर, तो एक के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ये हमारा 5 है, दूसरा जो कि कॉमन डिविजर है। अब 5 है कॉमन डिविजर, तो क्या कर रहे हैं, 5 से दोनों में ही डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 13। तो हमारा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया वो 2/3 आया। 10/15 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आया हमारा, 2/3 आया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है, 10/15 इक्वल टू 2/3 है। लेकिन ये एक ऐसा है जो कि एक के अलावा और किसी से भी अब नहीं कट रहा है। ये सबसे ऐसा है जो अब बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो 2/3 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखते हैं अब आगे क्या है हमारा, कि आगे है कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर रैशनल नंबर। दो या दो से ज्यादा जब रैशनल नंबर होगा हमारे पास, तो उस दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस तरह से है, ठीक है, किसका वैल्यू कितना है दूसरे कंपैरिजन में। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर रैशनल नंबर है ये। तो सबसे पहले जानो कि कंपैरिजन में सबसे पहले क्या है, कि इतना समझ लो कि कोई भी नंबर जो हमारा नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर हमारा क्या है, सबसे पहला पॉइंट, नेगेटिव रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन 0।
अब नेगेटिव मतलब ही होता है जीरो से कम, तो नेगेटिव रेशनल नंबर है तो जीरो से कम ही होगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ये क्या होगा, जीरो से बड़ा। पॉजिटिव मतलब ही जीरो से बड़ा होता है, तो कोई भी नंबर जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो वो क्या है, जीरो से बड़ा है। अब ये दोनों तो हम समझ गए, ये तो चलो ये बस समझने की बात थी, समझने की नहीं थी, बस जानने की बात थी। आगे हम समझ रहे हैं कि दो नंबर के बीच में कंपैरिजन कैसे करेंगे, दो रेशनल नंबर के बीच में। तो देखो मैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे लगता है ये सबसे बेटर ऑप्शन है कि मैं कुछ एग्जाम्पल लूं, उसका कंपैरिजन करूं, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। तो समझो कि हमारे पास कोई दो नंबर है 7/8 और दूसरा नंबर है 12/17। 17 थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा पहली बार में, 17 मतलब 2/5, ठीक है। अब इस दोनों में हमें पता करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो बड़ा नंबर करने के लिए क्या करना है हमें, आप समझो बात को कि हम इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, इस अगर 7/8 और 2/5 को अगर हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा पार्ट होगा, तो क्या करेंगे, हम इस दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जो एलसीएम आएगा, एलसीएम हम क्यों ले रहे हैं आपको वो भी समझा रहा हूं। एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो इस नंबर से भी और इस नंबर से भी दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग एलसीएम प्रेफर करते हैं, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके रख लो वो भी हो जाएगा, वो भी काम चलेगा। क्योंकि यहाँ एलसीएम भी क्या होना है, 8 और 5 का एलसीएम 40 ही होना है, तो हम क्या कर रहे हैं 40 दोनों का ही हम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब समझो बात को, 7/8 और यहाँ 2/5 है हमारे पास, तो दोनों के डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, हम दोनों का एलसीएम निकाल के दोनों के डिनोमिनेटर को हम वही लिख दे रहे हैं। अब समझो, अब हम अगर याद हो आपका पहला प्रॉपर्टी क्या था हमारा, कि किसी भी नंबर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो चेंजेस तो बिल्कुल नहीं आएगा। हम यहाँ 40 किए हैं तो यहाँ किस चीज से मल्टीप्लाई करके किए हैं, 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तब तो 40 आया है। तो अगर हम सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर वैल्यू नहीं बदलेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 35/40। समझो नीचे क्या है, हमारे पास 5 है, इसको हमें 40 करने के लिए क्या करना पड़ा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा 8 से। अब डिनोमिनेटर को हम अगर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, ताकि क्या हो 2/5 का जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। तो ऊपर भी हम लोग क्या किए, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास यहाँ क्या आया 16/40। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो उस समय कंपैरिजन करना बहुत आसान है। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट न्यूमरेटर को कंपैरिजन कर लो, जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ा है। क्योंकि यहाँ कौन सा बड़ा है, 35/40 में 35 बड़ा है 16 से, ठीक है ना। 16/40 और 35/40 है, तो 16 से बड़ा 35 है, तो इसलिए हम यहाँ सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 7/8 क्या है हमारा, बड़ा नंबर है 2/5 से। समझ रहे हो क्या किए हम। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, मान लो कोई नंबर है, मैं तीन नंबर ले रहा हूं, ठीक है, 3 रेशनल नंबर, 3/5, 13/6 और 18/7। चलो ये नंबर हम एक कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले रहे हैं तो इसे क्या करना है, अगर इसको हमें कंपैरिजन करना है, अगर इसको कंपेयर करना है तो हम क्या करते हैं कि देखो फिर से हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये बड़ा नंबर होगा, आपको मल्टीप्लाई भी ज्यादा करना होगा, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। देखो 5, 6 और 7 का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं 5, 6 और 7, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तीनों को एक साथ काट रहा है, मतलब इसका कॉमन डिविजर एक के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर एक के अलावा कुछ भी नहीं है तो इसका एलसीएम क्या होगा
सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7 210। तो हमारे पास क्या आया वैल्यू 210। तो 3/5 है हमारा, 13/6 है और 18/7 है। देखो नीचे तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे 210 लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास एलसीएम क्या आया है 210। तो तीनों के ही डिनोमिनेटर में हम 2/10 लिख लें, ताकि हमें कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो, डायरेक्ट हमारा जो है न्यूमरेटर से हम कंपैरिजन कर ले। अब देखो यहां क्या है, 5 को हम कितने से मल्टीप्लाई किए हैं कि 210 आया है, तो 5 को हम मल्टीप्लाई किए 42 से। 42 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आया है वैल्यू 210। अगर हम 5 को 42 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 10 वैल्यू 210 आया है, तो हम ऊपर भी क्या करेंगे 42 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 3/5 का जो वैल्यू हो यही वैल्यू ये भी दे। ठीक है, तो यहां से हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 126। ठीक है, ये हमारा आ गया वैल्यू 126/210। दूसरा है ये 6 को हम कितने से मल्टीप्लाई किए हैं कि 210 आया है। 6 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 30 और 30। चलो ये हमारा आंसर आ गया 35। 35 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आया है। तो ऊपर भी हम क्या कर रहे हैं 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 35 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 35 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 350, और उसके बाद 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना है 105, दोनों को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 455। तो ऊपर वैल्यू है 455/210। अब नीचे ये क्या है हमारे पास, डायरेक्ट इसका वैल्यू है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है, तो 30 से यहां भी मल्टीप्लाई कर लो तो 540। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा बड़ा वैल्यू है 18/7। इससे छोटा कौन सा है 13/6, और सबसे छोटा कौन सा है 3/5। तो किसी भी रेशनल नंबर का कंपैरिजन किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले हम एलसीएम, पहला स्टेप क्या है, यहां मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, छोटे में लिख दे रहा हूं क्योंकि ये चीज उतना मैटर नहीं करता है, आपको ये चीज समझना है। स्टेप मैटर वो खुद ही आप समझ जाइएगा कि हमको सबसे पहले एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद हमें कंपैरिजन करना है, इसके डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये उसका एलसीएम का पार्ट मिल जाएगा। उसी नंबर से हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद डायरेक्ट न्यूमरेटर को कंपैरिजन करके बता देंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, मैं स्टेप फिर भी लिख रहा हूं। फाइंड एलसीएम ऑफ, सबसे पहले क्या करेंगे फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। स्टेप 2 में क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ सेम नंबर which is divisor of the LCM with its denominator। मतलब कि डिनोमिनेटर के नंबर से जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के साथ जो वैल्यू हमारे पास आया है उसी नंबर से हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्टेप 3 हमारे पास क्या है कि डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे हम किस चीज को न्यूमरेटर को। यही हमारा 3 स्टेप है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगा। देखो ये मैं आपको बताया कि जब भी नेगेटिव का फॉर्म हो, आई मीन पॉजिटिव का हो, तब क्या करना है। और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में एक चीज याद रखो आप कि मान लो हमारे पास कोई एक नेगेटिव है नंबर है -3/5 और 4/-7 को कंपैरिजन करना है। तो इसको क्या करना है, देखो सब कुछ तो सेम ही करना है, बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नेगेटिव हो तो उसको हम क्या करेंगे
पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। और किस तरह करेंगे, जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का, कि किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम क्या लिख देंगे -4/7। अब हमें क्या कंपैरिजन करना है, -3/5 और -4/7 को कंपैरिजन करना है। अब इस दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ रहा है, 5 और 7 का 35 आ रहा है, तो 35 यहां लिख लेंगे, यहां भी 35 लिख लेंगे, और किसी से मल्टीप्लाई करने के साथ आ रहा है ये 35, तो 7 से, तो ऊपर क्या लिख लेंगे -21, और यहाँ किसी से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 5 से, तो -20। अब देखो -20 और -21 में बड़ा कौन है, तो बड़ा हमारे पास -20 है, ठीक है ना। -21 और -20 में हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, -20 है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि -4/7 क्या है हमारा, बड़ा है -3/5 से। तो चलो यही था हमारा कंपैरिजन बिटवीन टू रेशनल नंबर। अब आज की क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं। आई थिंक आप लोगों को अब पहला चैप्टर आप लोग कोशिश करो बनाने की, पूरा चैप्टर बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, समझ आया हो तो और साथ में ये भी करो, आप एक्सरसाइज बनाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और एक्सरसाइज बनाने के साथ आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं उस चीज को कंसीडर करूंगा, उसे बनाने की, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।